Hello everyone, welcome to Learning Sessions. This is Jyoti and today we will discuss memory recall questions. So please like, share and subscribe our channel and don't forget to press bell icon to get notification for our upcoming videos. So let's start the lecture. मेमोरी रिकॉल क्वेश्चंस जो हमने अभी पूरा रूरल बैंकिंग के जो हमने चैप्टर स्टडी करे हैं, ठीक है। अब हम उनके जो मेमोरी रिकॉल क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज ऑफ 2020। यस, हमने पढ़ा था वेरी फर्स्ट चैप्टर में, हमने इसके बारे में डिस्कस करा था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 2020 के अकॉर्डिंग, उसमें जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्लियर, कितनी परसेंट जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की है। तो अगर वो बात करें हम तो वो है बी, मीन्स 17.7% जो पॉपुलेशन है, 17.7 जो परसेंटेज है, ठीक है, वो इंडिया की पॉपुलेशन का है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। क्लियर, जो कि सेकंड रैंक पे है। क्लियर, सेकंड रैंक पे है। तो फर्स्ट रैंक पे हमें पता है, फर्स्ट रैंक पे चाइना आता है और जो सेकंड रैंक पे कौन आता है, इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 17.7 जो परसेंट है वो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रही है पॉपुलेशन में। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2020। अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखें, डेटास के अकॉर्डिंग देखें, स्टेटिस्टिकल डेटास के अकॉर्डिंग, तो जो डेंसिटी है, जैसे हमने पहले बात करी, डेंसिटी क्या होती है कि एरिया डेंस्ड होना, कि कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। क्लियर। तो जितने ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे होंगे वो एरिया उतना ही डेंस्ड होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, यस वो है हमारी 464 मीन्स 464.15 पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, कि विच इंडिकेट कि जो हमारी पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 464.15 जो पर्सन है वो रह रहे हैं। क्लियर, जो ये बताता है कि जो डेंसिटी है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्लियर, वो जो इंडिया है वो पॉपुलेशन को लेके बहुत ज़्यादा डेंस्ड होता जा रहा है। जैसे हमने अभी बात करी कि जो उसका शेयर है वो 17.7 है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, मीन्स वो सेकेंड रैंक पे आ रहा है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। तो जो एरिया की डेंसिटी है, अगर हम चाइना के साथ उसे कंपेयर करते हैं, बट जो चाइना की डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है एज कंपैरिजन टू इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप्ड बाय। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे किसने डेवलप करा है, यूएनओ ने डेवलप करा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स द्वारा डेवलप करवाया गया है। जहाँ ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है डेवलप करा है। ठीक है, HDI को डेवलप करने वाला कौन है, यस HDI को डेवलप करने वाला है यूनाइटेड नेशन, UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर, जिसके द्वारा जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो डेवलप करा गया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमंग मेजर स्टेट्स एंड UTs मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड विद द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 11,297 पर स्क्वायर किलोमीटर इज इन 2020 वॉज। अब हम अगर इन एरियाज़ की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा डेंस्ड जो UT जो स्टेट की अगर हम बात करें तो कौन सी है, यस हमने इसके बारे में स्टडी करा था कि रिसेंट अगर 2020 के स्टेटिस्टिकल डेटाज को लेके चले तो सबसे ज़्यादा डेंस्ड जो सिटी है हमारी वो है दिल्ली। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा डेंस सिटी कौन, स्टेट कौन, UT कौन सी है हमारी, दिल्ली। क्लियर, जो कि कितनी पॉपुलेशन के साथ हमारी 11,297 की पॉपुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस डेटा एज ऑफ द ईयर 2021 इंडियाज एवरेज लिटरेसी रेट वॉज। जो इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट है वो कितना है। क्लियर। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो इंडिया है उसमें लोग धीरे धीरे एजुकेट होते जा रहे हैं। क्लियर, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं। क्लियर, स्पेशली इन रूरल एरियाज।
क्लियर। तो जो हम बात करें कि एवरेज लिटरेसी रेट वो क्या है हमारा, यस ये है हमारा 77.7%, 77.7%। द रेस्ट ऑफ द जो लोग हैं हमारे वो इलिटरेट हैं अभी भी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया एज ऑफ 2022 इज। अब वर्क पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है पहले तो क्लियर। वर्क पार्टिसिपेशन रेट वो होता है कि कितने लोग जो है विलिंग टू वर्क हैं, ठीक है, एबल टू वर्क है, विलिंग टू वर्क है, ठीक है, वो कितने हैं, और जो काम एक्चुअली वर्क फोर्स एम्प्लॉयड है वो कितनी है, ठीक है, वर्क फोर्स जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं वो कितने हैं, दैट इज वर्क पार्टिसिपेशन कि कितने एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो इंडिया की पार्टिसिपेशन है 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्क पार्टिसिपेशन वो है हमारी 40%। क्लियर। कितनी है वो हमारी 40% की। क्लियर। विच इंडिकेट्स कि जो हमारी अभी भी पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है। क्लियर। ओनली जो 40% है वो हमारी वर्क पार्टिसिपेशन रेट में आ रही है, जो एक्चुअली वर्क जो फोर्स काम कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडियाज करंट रैंक ऑन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज ऑफ 2022। अगर हम बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमने स्टडी करा था, इसमें हम ह्यूमन की डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है, इसमें हमारा उसका जो लिटरेसी रेट है, क्लियर, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर। तो जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि कोई भी जैसे हम बात करें कि स्टेटिस्टिकल डाटा जो हैं वो हमें India's current rank on HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज ऑफ 2022। तो अगर हम बात करें 2022 के अकॉर्डिंग जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें जो हमारा रैंक है वो है हमारा 131st रैंक, मीन्स 131st जो इंडिया का रैंक है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। मीन्स कि जो बाकी जो कंट्रीज़ में अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो इंडिया आती है 131st रैंक पे ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, लॉन्जेविटी आती है, ठीक है, लिटरेसी आती है। क्लियर। तो लिटरेट हम उसे मानते हैं जो लोग पढ़ना तो जानते ही हैं प्लस लिखना भी जानते हो, ठीक है, और जो कम्युनिकेट करना जानते हो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है, उसे ही हम जो है लिटरेट कह सकते हैं। क्लियर। तो वो लिटरेसी रेट होगी, लॉन्जिबिलिटी होगी कि लॉन्ग लाइफ कितनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ। जो गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का करा था, ठीक है, वो किस एज के लिए करा था, वो तो हम ये तो हमें पता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए करा था। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री एंड कंपलसरी करी गई थी। तो किस एज ग्रुप के लिए थी? यस, एनी आइडिया किस एज ग्रुप के लिए थी वो? यस, इट्स फॉर 6 to 14 के लिए। ठीक है, 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो स्कीम है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की स्टार्ट करी गई थी, ताकि उनकी जो बेसिक एजुकेशन है मींस एलिमेंट्री एजुकेशन है वो उन्हें कम से कम प्रोवाइड करवाई जा सके। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो टू डेवलप हायर एजुकेशन सिस्टम द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन। अब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो कब एस्टैब्लिश करी गई थी? यस, एनी आइडिया वो कब एस्टेब्लिश करी गई थी? देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस चीज़ के लिए एस्टेब्लिश करी गई थी? हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, जैसे हमने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बात कर ली कि 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी। ठीक है, ताकि वो उनके बेस जो है वो क्लियर हो सके, एटलीस्ट जो बच्चे हैं वो कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो ले ही सकें। ठीक है, जो जैसे हम बात करते हैं जो पुअर लोग हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं, ठीक है, तो वो एटलीस्ट 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ताकि जो बच्चे हैं वो बेसिक एजुकेशन ले सकें। क्लियर। तो जो बच्चे हायर एजुकेशन लेने के लिए एबल हैं, क्लियर, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टार्ट करा गया वो कब एस्टेब्लिश करा गवर्नमेंट ने? यस, एनी आइडिया? यस, वो एस्टेब्लिश करा गया 1953 में। ठीक है, 1953 में। इसका मेन मोटिव यही था कि जो हमारी एजुकेशन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाए और जो
लोग, ठीक है, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो हायर एजुकेशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है डैश परसेंटेज ऑफ द पुअर, डैश परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज पुअर लिव इन द अर्बन एरिया। पूरी कंट्री का कितना परसेंट है जो अर्बन एरिया में रह रहा है। क्लियर, कि पूरे इंडिया के कितने परसेंट लोग हैं जो पुअर हैं और वो अर्बन एरिया में रह रहे हैं। यस, एनी आइडिया? 20% है, 27% है, 25% है, 30% है। एनी आइडिया? यस, हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। यस, इट्स सी मीन्स, ऑप्शन सी मीन्स 25% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 25% जो पुअर हैं वो कहाँ रह रहे हैं? अर्बन एरियाज में। ठीक है, ये जो परसेंटेज है इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों किया है, या करता जा रहा है भी और भी, क्योंकि लोग जो है वो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। क्लियर, तो वहाँ पे भी अगर वो अच्छे से नहीं अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, तो जो जनरेशन है हमारी, ठीक है, वो और पुअर होती जा रही है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा है। क्लियर, तो इससे क्या है, जो हमारी जो परसेंटेज है, ठीक है, पुअर की अर्बन एरियाज में वो और इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। इस ईयर में जो पंचायती राज है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करी गई थी उसकी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पहले दो तरह की जो पंचायत रहती थी, विलेज पंचायत और जाति पंचायत। क्लियर, तो जाति पंचायत क्या होती थी कि जो डिफरेंट जातीज़ हैं हमारी, ठीक है, उनका हेड जो है वो जाति पंचायत का हेड होता था। ठीक है, वो अपनी अपनी जाति की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने के लिए वो होते थे। ठीक है, विलेज पंचायत क्या होती थी कि हर जाति का हेड, ठीक है, वो मेंबर होता था विलेज पंचायत का। क्लियर, तो जो विलेज लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो वो विलेज पंचायत सॉल्व करती थी। क्लियर, तो ये हर एरिया का अलग सिस्टम था, मीन्स कि हर एरिया में जो है वो अपने लेवल पे काम किया जाता था। बट जो जब उसकी रिकंस्ट्रक्शन करेगी, रिकंस्ट्रक्शन कब करेगी? यस, एनी आइडिया? रिकंस्ट्रक्शन कब करेगी? यस, इट्स ऑन 1958 में रिकंस्ट्रक्शन करेगी। और जो रूल है पंचायती राज का वो सारी जगह एक जैसा करा गया कि अब जो पंचायत है वो उसमें 5 मेंबर होते हैं जिन्हें पंच बोलते हैं, और उनका जो हेड होता है उसे सरपंच बोला जाता है। फिर तो ये जो है रिस्ट्रक्चरिंग करी गई पंचायती राज की, ताकि हर जगह एक जैसा ही रूल फॉलो किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपल्सरी पीरियोडिक इलेक्शन टू बी हेल्ड एवरी। यस, ये तो सबको पता होगा कि इलेक्शन हर कितने साल बाद होते हैं। ठीक है, यस, इट्स 5 ईयर। ठीक है, एवरी 5 ईयर जो है इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट पॉपुलेशन ऑफ सीट इज रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन के लिए कितना जो शेयर है, जो आप बोल सकते हो कितना जो प्रोपोर्शन है वो सेट करा गया है सीट के लिए। मीन्स कि देखो जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कितना परसेंट है, जब बोल सकते हो कितना शेयर है, प्रोपोर्शन है वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। यस, एनी आइडिया? यस, इट्स बी, 1/3। 1/3 जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व करी गई है? वुमेन के लिए रिजर्व करी गई है। क्लियर, कि ताकि जो वुमेन है उनको भी डेवलप किया जा सके। क्लियर, ताकि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और साथ में जो जैसे पहले क्या होता था, रूरल एरिया में वुमेन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। क्लियर, उनको लिटरेट नहीं किया जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। बट जो सिनेरियो है अब वो चेंज हो रहा है। सो ये चीज़ें भी अमेंडमेंट करी जा रही हैं, जब की जा रही हैं कब से, ताकि जो है वो इक्वालिटी आ सके। क्लियर, तो वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व करी गई है, वो 1/3 हैं। क्लियर, अगर 3 मेंबर्स हैं उनमें से 1 वुमेन रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टेट हुज पॉपुलेशन इज लेस देन 20 लाख दे हैव डैश टायर पंचायती राज सिस्टम। देखो कहता जिनकी पॉपुलेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि जिनकी पॉपुलेशन जो है 20 लाख से कम है, वहाँ पे जो पंचायती राज है वो कितने टायर का वर्क करता है। ये सनी आइडिया? नॉर्मली जो पंचायती राज होता है वो उसका टायर क्या होता है, कुछ उसके बारे में आइडिया?
उसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। पर पहले हम बात करते हैं कि जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पे 2 टायर वर्क करते हैं। क्लियर? कितने टायर वर्क करते हैं? 2 टायर। ठीक है, कौन कौन से वो 2 टायर्स रहते हैं? हमारी विलेज पंचायत और जिला परिषद। क्लियर? कौन कौन से 2 टायर काम करते हैं? विलेज पंचायत एंड जिला परिषद। क्लियर? जिला परिषद, ये 2 टायर हैं जो वर्क करते हैं। क्लियर? अगर नॉर्मली हम देखें तो 3 टायर्स वर्क करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? विलेज पंचायत जिसे हम, उसके बाद आता है हमारा पंचायत परिषद जिसे हम बोल सकते हैं वो आपका पंचायत समिति। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जिला परिषद। तो ये 3 टायर्स हैं जो वर्क करते हैं। तो सबसे ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करता है वो विलेज पंचायत रहती है। उसके ऊपर जो इंटरमीडिएटरी का काम करती है वो है हमारी पंचायत समिति। ठीक है, जो 3rd लेवल पे आता है वो है हमारा जिला परिषद। क्लियर? बट जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से कम है जिस एरिया की, ठीक है, उस विलेज में, जो उस एरिया में जो ये पंचायती राज है वो 2 टायर्स में वर्क करता है। वन इज जिला परिषद एंड अदर इज विलेज पंचायत। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पंचायत राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1958। जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि ये 1958 में इसको रिस्ट्रक्चरिंग करी गई थी एट द रिकमेंडेशन ऑफ, अब किसकी रिकमेंडेशन से ये जो है रिकंस्ट्रक्शन करा गया था? यस, एनी आइडिया किसकी रिकमेंडेशन से करा गया था? यस, इट्स बलवंत राय जी मेहता कमेटी द्वारा। किसके द्वारा ये रिस्ट्रक्चर करा गया था? बलवंत राय जी कमेटी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूरल स्ट्रक्चरिंग इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ, जो रूरल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जा रहा है, उसके क्या रीज़न है? माइग्रेशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया, कि जो लोग माइग्रेट होके रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं उनकी वजह से जो हमारा रूरल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की वजह से, जैसे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन होता जा रहा है, लोग लिटरेट होते जा रहे हैं तो वो अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। या फिर अपने वहाँ पे भी जो उनके पहले क्या होता था, सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली कमाता था, बाकी उस पर डिपेंडेंट रहते थे। अब जो एजुकेशन होने की वजह से, एजुकेट होने की वजह से हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे वर्क कर रहा है। क्लियर? और जो एजुकेट है वो न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस कर रहे हैं, चाहे वो फार्म में है चाहे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारे पास अदर सोशल इन्फ्लुएंसेस, जो अदर जो सोसाइटी के जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं उनकी वजह से ये चेंज आ रहा है। या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, किसकी वजह से ये चेंज आ रहा है? ऑल ऑफ द अबव। सारे जो रीज़न है वो जिसकी वजह से जो रूरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा ट्रेडिशनल रूरल स्ट्रक्चर था वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, पहले जो लोग हैं वो वहीं पे जितना भी कमाते थे। ठीक है, अब क्या है, लोग माइग्रेट बहुत हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो माइग्रेशन है वो चलती आ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया की वो कमाने के लिए, ठीक है, अपने जो लाइवलीहुड के लिए या फिर अपने लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा कमाने के लिए वो अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोग अब रूरल एरिया के लोग भी एजुकेट हो रहे हैं। ठीक है, उन्हें भी नॉलेज मिल रही है। अब वो भी, उन्हें भी पता है कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या वेज हैं। ठीक है, चाहे वो फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या इनोवेशंस लानी है, चाहे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या इनोवेशंस ला के हम कुछ नया कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारे रूरल स्ट्रक्चर को। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंचायती राज सिस्टम हैज़, जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि पंचायती राज जो सिस्टम है वो कितने टायर सिस्टम है, एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग जो एरियाज़ हैं जिनमें 20 लाख की जो पॉपुलेशन है वो रहती है। ठीक है, कितने टायर है वो? यस, 3 टायर। ठीक है, हमने अभी डिस्कस करा वो कितने हैं? 3 टायर। वो 3 टायर कौन कौन से हैं? हमारे विलेज पंचायत एंड दूसरा टायर आता है हमारा पंचायत समिति। ठीक है, 3rd टायर हम आता है जिला परिषद। क्लियर? तो ये हमारे 3 टायर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे। विलेज लेवल पे वर्क करता है हमारे जो विलेज पंचायत है जिसे हम ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर जो आता है वो पंचायत समिति आती है। ठीक है, जो इंटरमीडिएटरी का काम करती है। एंड 3rd वन आता है हमारा जिला परिषद। क्लियर?
नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत। तो अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत की क्या ड्यूटीज़ हैं, फर्स्ट इज मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ एंड लाइटनिंग अरेंजमेंट्स। दूसरा है सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। थर्ड इज वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द ऑल ऑफ द अबव। यस, एनी आइडिया क्या रहेगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। यस, इसका आंसर क्या रहेगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। कि ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो ग्राम पंचायत की हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं कि वो विलेज लेवल पे क्या क्या चीज़ें देखनी, जैसे वाटर सप्लाई को देखे, हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ, जैसे हेल्थ इश्यूज़ के लिए डिस्पेंसरीज ओपन करवाए। क्लियर? लाइटनिंग अरेंजमेंट्स है वो विलेज के वो सही होने चाहिए, जैसे स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, वो होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे विलेज लेवल पे, ठीक है, वो प्रॉपर होने चाहिए, उनका टाइम टू टाइम सुपरविजन होते रहना चाहिए। क्लियर? तो वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो भी विलेज की बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनका वेलफेयर होना चाहिए। और जो भी डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा, टाइम टू टाइम उसमें क्या चेंज आ रहा है उसको कलेक्ट करना, उसको टाइम के साथ मेंटेन करना, ये सारी की सारी ड्यूटीज़ हैं ग्राम पंचायत की। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज सिस्टम, सीट फॉर SC and STs आर टू बी रिजर्व्ड। SC and STs के लिए अब कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? 1/3 या 1/4 या अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, या नन ऑफ द दीज। Yes, any idea? Yes, it is according to the proportion of the population. Population के proportion के according जो है सीट्स रिजर्व करी जाती हैं SC और STs की। क्लियर? किसी भी एरिया में जो सीट है SC और ST के लिए वो किस बेसिस पे रिजर्व करी जाती है? अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिला परिषद इज द डैश टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि 3 टायर्स हैं, तो जो हमारा फर्स्ट टायर है वो क्या है? विलेज पंचायत, जिसे हम ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। इंटरमीडिएटरी टायर कौन सा है? हमारा पंचायत समिति है जो हमारी। ठीक है, जो थर्ड है, टॉप टायर है, वो कौन सा है? जिला परिषद। तो इसका क्या आंसर हुआ? टॉप टायर, क्योंकि जो जिला परिषद है हमारा टॉप लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, दोनों जो हमारी पंचायत राज के जो 2 टायर्स हैं वो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, ये किसे जिला परिषद जो है वो कनेक्ट होता है हमारी पंचायत समिति के साथ, और जो पंचायत समिति है वो कनेक्ट करती है विलेज जो पंचायत हमारी उसके साथ। क्लियर? जो ये सारे क्या है? लिंक्ड हैं एक दूसरे से। क्लियर? तो ये जिला परिषद है वो हमारा टॉप टायर है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, according to the 2020 statistical data, 65.07% of the population of India lived in rural areas and dash percentage in the urban areas. ठीक है, तो अगर हम 2020 के स्टेटिस्टिकल डेटाज को लेके चलें, उसके अकॉर्डिंग जो 65.07% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है। क्लियर? तो अगर हम बात करें अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में कितनी परसेंटेज है जो हमारी रह रही है? यस, एनी आइडिया? क्या वो 35.43% है, या 36.53% है, या 34.93% है, या 35.93% है? यस, एनी आइडिया? यस, यस, एनी आइडिया? यस, इट इज 34.93%। इट इज 34.93% जो पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरियाज में रह रही है। जो रूरल एरियाज में पॉपुलेशन रह रही है वो हमारी 65.07% रह रही है। तो बाकी की जो पॉपुलेशन है 34.93% वो हमारी अर्बन एरिया में रह रही है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ऑफिस डेटा एज ऑफ 2021 केरलाज लिटरेसी रेट वॉज। तो अगर हम बात करें कि जो हमारी नेशनल ऑफिस डेटा के अकॉर्डिंग एंड जो हमारा नेशनल ऑफिस डेटा है उसकी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, जो उसकी जो हमारे डेटा जो स्टेटिस्टिकल हैं उनके अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग जो हमारा केरला की लिटरेसी है, ठीक है, वो कितनी है? जैसे कि हमें पता है जो केरला है वो लिटरेसी में नंबर 1 पे है। क्लियर? सबसे ज़्यादा जो लिटरेट लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं? केरला में रह रहे हैं। क्लियर? तो वो परसेंटेज जो है वो कितनी है? 76% है, 97% है, 96% है, देन 94% है। यस, एनी आइडिया वो कितनी परसेंट है?
यस, वो है 96%। वो कितनी है? 96% जो हमारी पॉपुलेशन है केरला की वो लिटरेट है। क्लियर? तो ये टॉप मोस्ट में आता है लिटरेसी में, जो सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट्स में केरला सबसे ऊपर आता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन वर्कर आर दोज हु वर्क फॉर एटलीस्ट, मेन वर्कर किन्हें कहते हैं? ठीक है, हमने बात करी थी वर्कर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो मेन वर्कर होते हैं। ठीक है, कुछ मेन वर्कर होते हैं, कुछ मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, और कुछ होते हैं नॉन वर्कर। ठीक है, जो काम ही नहीं करते बिल्कुल भी। मार्जिनल वर्कर्स और मेन वर्कर में क्या डिफरेंस है? यस, एनी आइडिया? क्या वो 181 डेज जो काम कर रहा है वो मेन वर्कर कहलाता है? जब 185 डेज जो काम करता है वो मेन वर्कर कहलाता है? जब 186 डेज जो काम करता है वो मेन वर्कर कहलाता है? या फिर जो 183 डेज काम करता है वो मेन वर्कर कहलाता है? यस, एनी आइडिया? इन ए ईयर, एक साल में वो कितने डेज अगर काम करता है तब वो मेन वर्कर कहलाता है? यस, एनी आइडिया? यस, इट्स डी, मीन्स 183 डेज अ ईयर अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? मेन वर्कर। क्लियर? तो अगर वो 183 डेज से कम काम कर रहा है तो वो मार्जिनल वर्कर कहलाएगा। अगर वो उतना भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो वो नॉन वर्कर कहलाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन 2020 देयर विल बी अराउंड 501 मिलियन वर्कर्स हैं इन इंडिया। तो उसमें से अगर जो 26.18% जो पॉपुलेशन है वो हमारी डिपेंड कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, तो डैश वर इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो बताओ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कितने लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं? अगर 32.33% जो हैं वो सर्विस सेक्टर पे हैं, तो 26.18 है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने परसेंट जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंड कर रही है? यस, एनी आइडिया? यस, एनी आइडिया? यस, इट्स 41.19। ठीक है, 41.19 जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जैसे कि हमने पहले बात करी कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। क्लियर? तो जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो हमारे सर्विस सेक्टर है उसमें जो है 32.33% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड कर रही है सर्विस सेक्टर पे। क्लियर? तो जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो डिपेंड कर रही है वो है 26.18%। कितनी कर रही है वो? 26.18%। ठीक है, वो कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो शेयर है वो किस सेक्टर पे है? वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, वो सबसे जो शेयर है वो किस सेक्टर पे है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। क्लियर? तो जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की वो किस पे डिपेंड कर रही है? एग्रीकल्चर पर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ इज सीन एट। जो जीडीपी की ग्रोथ है इंडिया की 2022 के अकॉर्डिंग वो कितनी है? यस, एनी आइडिया? यस, हमारे पास ऑप्शंस हैं 10.2%, 5.6%, 7.5%, 9.2%। यस, एनी आइडिया? हमने इसे डिस्कस करा था, हमने इसे चैप्टर में पढ़ा था कि कितनी परसेंट जो हमारी पॉपुलेशन है 2022 के अकॉर्डिंग हम बात करें कि जो हमारी ग्रोथ है जीडीपी की, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है हमारी, वो कितनी है 2022 के अकॉर्डिंग? यस, वो है 9.2%। 9.2% जो हमारा शेयर है वो जीडीपी में है 2022 के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसने 2022 में कितनी ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, वो कितने से ग्रो करा है, कितने परसेंट से वो ग्रो करा है? क्लियर? यस, एनी आइडिया? 4.9% से ग्रो करा है, या 5.6% से ग्रो करा है, या 3.9% से ग्रो करा है, या 4.6% से ग्रो करा है? यस, एनी आइडिया कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है 2022 में कितने परसेंट के साथ ग्रो करा है? यस, इट्स
3.9% मीन्स 3.9% के साथ जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो करा है 2022 के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी पॉवर्टी है, कहता है इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड बाय डैश इन 2019 फ्रॉम 2011। कहता अगर हम 2011 से 2019 तक देखें तो जो हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी है उसमें कितना डिक्लाइन आया है, कितनी जो हमारी पॉवर्टी है वो कम हुई है। ये सनी आइडिया। वो 12.3 है, 3% है, 12.9% है, 13.4% है, 14.3% है। ये सनी आइडिया। वो कितने परसेंट से जो है 2019 में डिक्रीज हुआ है 2011 से लेके, ठीक है, 2011 से लेके 19 तक जो परसेंटेज है फॉल हुई है वो कितनी है, 12.3%। ठीक है, 12.3% जो है वो हमारी पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन कर गई है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च कंडक्टेड अ स्टडी बाय यूजिंग द कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स CPM इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो CPM है कब इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है, किस रिपोर्ट द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया और किस ईयर में इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस करा गया पहले तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा, ठीक है, बट किस ईयर में, ठीक है, वो 1995 में, 1996 में, 1997 में, या 1998 में, कब वो इंट्रोड्यूस करा गया। यस एनी आइडिया कब वो इंट्रोड्यूस करा गया, ताकि जिससे जो पॉवर्टी है उसके लिए मेजर्स लिए जा सके। यस इट इज 1996, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 1996 में उसे इंट्रोड्यूस करा गया, ताकि जो हमारी पॉवर्टी है उसे रिमूव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉवर्टी है वो उसे रिमूव किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट रूरल पॉवर्टी डिक्लाइंड फ्रॉम 26.3% in 2011 टू डैश इन 2019। कितने परसेंट से जो हमारी जो पॉवर्टी है डिक्लाइन कर गई है। अगर हमारी 2011 में 26.3% थी तो वो 2019 में कितनी परसेंट हो गई है। जैसे हमने अभी बात करी कि जो हमारी पॉवर्टी है वो कितने से डिक्रीज करी है, 12.3% से। ठीक है, तो अगर वो 2011 में 26.3% थी तो अब वो 2019 में कितने परसेंट होगी। क्लियर। तो एनी आइडिया। यस एनी आइडिया। यस इट इज 11.6 जो है वो परसेंट जो हमारी पॉवर्टी है 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे बात करी थी कि जैसे हमने इसमें बात करी थी 12.3% से जो है वो पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है 2011 से लेके 2019 तक। क्लियर। तो अगर 2011 में हमारी जो पॉवर्टी थी 26.3% थी तो वो अब 2019 में कितनी रह गई है, 11.6%। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फॉर्मल एजेंसीज ऑफ द मनी मार्केट आर। जो मनी मार्केट है हमारी उसकी जो फॉर्मल एजेंसीज हैं वो कितनी हैं, वो कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो द फॉर्मल एजेंसीज ऑफ द मनी मार्केट आर। जो मनी मार्केट है हमारी उसकी फॉर्मल एजेंसीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स या लैंडलॉर्ड। इनमें से कौन है जो फॉर्मल एजेंसीज हैं। यस एनी आइडिया। यस इट्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स जो हैं वो हमारी फॉर्मल एजेंसीज हैं। क्लियर। जो मनी लेंडर हैं, ट्रेडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये हमारे इनफॉर्मल जो एजेंसीज हैं। इनफॉर्मल एजेंसीज कैसे हैं कि जो मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, ये विलेज के ही पर्सन होते हैं। ठीक है, जिनसे जो लोग हैं विलेज के जो जिन्हें लोन चाहिए, फार्मर्स जो हैं
जिन्हें मनी चाहिए वो डायरेक्टली इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती, मीन्स कि लॉन्ग लेंथी प्रोसीजर नहीं होता जैसे कि बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो रहता है। तो वो क्या करते हैं, बिना किसी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ के वो उन्हें लोन दे देते हैं, बट द कंडीशन इज़ कि लोन की जो परसेंटेज है, रेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्लियर? और कुछ कंडीशंस भी रहती हैं इनकी कि इतना जो भी इनकी प्रोडक्शन होगी उसका इतना परसेंट इन्हें देना पड़ेगा। क्लियर? तो इन्हीं चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो हमारी फॉर्मल एजेंसीज एस्टैब्लिश करी गई थी। ठीक है? फॉर्मल एजेंसीज हम उन्हें बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है। ठीक है? या फिर गवर्नमेंट जिन्हें अलाउ करता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट जिनके लिए रूल बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है वर्क करने के लिए। ठीक है? बट जैसे मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके लिए कोई रूल्स नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग ही लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी लेंडर्स हैव एन एडवांटेजेस ओवर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, इनके ऊपर इनके पास जो एडवांटेज रहती है, कौन सी एडवांटेज रहती है? देखो, जैसे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये डायरेक्टली जो है वो फार्मर्स को, जो अपने कस्टमर्स को नहीं जानते। क्लियर? तो बट जो मनी लेंडर्स हैं ये डायरेक्टली अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें जानते हैं। ठीक है? क्योंकि ये उसी विलेज के होते हैं मोस्टली। ठीक है? तो इनको सब पता होता है कि किस फार्मर को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके पास कितनी लैंड है। ठीक है? तो वो कौन कौन सी प्रोडक्शन करता है उस पर। ठीक है? उसके एज ए सिक्योरिटी रखने के लिए उसके पास क्या है। ठीक है? तो कितना उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मनी लेंडर्स के पास रहती है। तो अब कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, जैसे accessible to the farmer whenever they want। yes, वो इजीली असेस कर सकते हैं। ठीक है? फार्मर्स को जब भी वो चाहें। ठीक है? क्योंकि वो सेम विलेज के रहते हैं, ठीक है, या नियर बाय के रहते हैं, तो जिससे क्या है वो इजीली असेस कर पाते हैं फार्मर्स को। ठीक है? नॉलेज ऑफ द बोरोर, जैसे हमने अभी बात करी कि उनको नॉलेज रहती है बोरोर की, किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके पास कितनी लैंड है। ठीक है? हैव ऑलमोस्ट नो लेंथी फॉर्मेलिटी फॉर लैंडिंग। जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि जो लैंडिंग की फॉर्मेलिटी, लंबी चौड़ी जो फॉर्मेलिटी रहती है बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स की, जो सोसाइटीज़ की, जो हमारी फॉर्मल एजेंसीज हैं उनकी, वो इसमें नहीं रहता। ठीक है? तो जो ये सारी एडवांटेजेस हैं उसकी। ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। कि ये सारी एडवांटेजेस हैं मनी लेंडर के पास ओवर द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। क्लियर? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो डायरेक्टली लिंक नहीं करते हैं फार्मर्स के साथ या बोरोर के साथ, तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनकी। तो जो वो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, चाहे वो रेजिडेंट प्रूफ से या फिर उनसे उनकी एज ए सिक्योरिटी जब रखवाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में उनसे पूछते हैं। ठीक है? तभी वो उनके बारे में जान पाते हैं, उनकी नॉलेज ले पाते हैं। ठीक है? बट जो मनी लेंडर्स होते हैं वो डायरेक्टली उन्हें पहले से ही जानते होते हैं, तो वो उनको उनके बारे में सब पता होता है कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। ठीक है? और उसका लैंड ऑफ शेयर कितना है। ठीक है? तो वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हैव लोकल वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे हमने पहले ही बात करी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, वो ग्रुप्स जिसमें क्या है वुमेन, जो लोग हैं वो मिलके ग्रुप बनाते हैं। ठीक है? तो वो उस ग्रुप में क्या रहता है कि वो सेविंग्स करते हैं, चाहे वो मंथली सेविंग करें, वीकली सेविंग करें, ईयरली सेविंग करें, वो टोटली उन पे डिपेंड करता है, उन मेंबर्स पे। ठीक है? तो वो उसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है अगर मनी की। ठीक है? तो ये भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है हमारा, बट ये बाद में क्या है, अब इसका एक लिंकेज बन गया है बैंक्स के साथ। बैंक लिंकेज प्रोग्राम जब चलाया गया, ठीक है, तो इनका एक लिंकेज बन गया है। अब जो बैंक्स हैं वो इन्हें रिफाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो इसमें क्या है, वुमेन जो होती हैं वो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उन्हें लोन देती हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करेंगे और किससे करेंगे और किससे नहीं करेंगे। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो एज ग्रुप, जो ये वुमेन हैं उनका जो एज ग्रुप क्या रहेगा, कितने एज की जो वुमेन हैं वो इस ग्रुप का मेंबर होती हैं। ठीक है? वो 16 to 45 होती हैं, 18 to 50 होती हैं, 18 to 60 होती हैं, या 18 to 45 होती हैं। यस, एनी आइडिया? हमने इसे चैप्टर में डिस्कस करा था। यस, इट्स 18 to 50। इट्स 18 to 50। क्लियर? किस ग्रुप की रहती हैं? 18 to
50 ईयर की जो वुमेन है वो इसकी मेंबर रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द अमाउंट टू बी सेव्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेविंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर डिसाइडेड बाय। जो इसकी जो सेविंग्स हैं वो कितनी होगी, जो फ्रीक्वेंसी अमाउंट कितनी होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सेविंग कितनी होगी, वो कौन डिसाइड करता है? नाबार्ड डिसाइड करता है, जो आरबीआई डिसाइड करता है, जो मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करते हैं, जो नन ऑफ दिस डिसाइड करते हैं। हमने अभी इसको डिस्कस करा कि वो कितना सेव कर रहे हैं, ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रख रहे हैं, जब किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, किससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेना है, किससे कम लेना है, किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, ये सब वो डिसाइड करते हैं मेंबर्स इटसेल्फ। क्लियर। तो वो एक मीटिंग करते हैं पीरियडिकली, उसमें वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी सेविंग करनी है, ईयरली करनी है, मंथली करनी है, वीकली करनी है, तो ये सब उसके मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर सपोर्टेड बाय। ठीक है, जैसे हमने अभी बात करी कि इनको अब रीफाइनेंस करवाया जा रहा है, ठीक है, तो इनको रीफाइनेंस कौन करवा रहे हैं, ठीक है, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? कॉमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, वॉलंटरी एजेंसीज कर रही हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक नाबार्ड है, जो हमारे SIDBIs हैं, ठीक है, ये कर रही हैं। कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है? यस, एनी आइडिया? यस, इट्स ऑल ऑफ अबव। ये सारी की सारी जो हैं वो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अब सारी की सारी ये जो एजेंसीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वॉलंटरी एजेंसीज हैं, ठीक है, हमारे जो नाबार्ड है, SIDBIs हैं, ये सब उसे सपोर्ट कर रही हैं, रीफाइनेंस प्रोवाइड करवा रही हैं, लिंकेज प्रोवाइड करवा रही हैं। क्लियर। किसके लिए? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें रीच कर पाएँ, ठीक है। जिन लोगों को भी अगर बैंक रीच नहीं कर पा रहा है, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है रीच कर पाएँ, ठीक है। जैसे हमने बात करी, रीफाइनेंस करवा रहा है, और एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, अब इंटरमीडिएटरीज का काम भी कर रहे हैं बैंक और जो उनके कस्टमर हैं, जैसे फार्मर्स हैं, जो रूरल एरिया के लोग हैं, बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं, जो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं बैंक को, उनके लिए ये एक इंटरमीडिएटरी का भी रोल प्ले कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्लियर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल, कि ये सारी की सारी जो एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ वॉज 67.5 ईयर्स फॉर मेल। कहते हैं अगर हम 2020 की बात करते हैं तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेल की बर्थ की, ठीक है, वो है 67.5 ईयर्स। तो फीमेल की कितनी है? क्लियर। यस, एनी आइडिया? फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? 70 ईयर्स है, 69.8 ईयर्स है, 79.5 ईयर्स हैं, 67.3 ईयर्स है। यस, एनी आइडिया वो कितना है फीमेल के लिए? जैसे हमें पहले उस चैप्टर में डिस्कस करा था कि जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बेटर देन है मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो वो कितनी है, कितनी ईयर्स हैं? यस, एनी आइडिया? यस, इट इज 69.8 ईयर्स, 69.8 ईयर्स। क्लियर। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फीमेल्स की वो है 69.8 ईयर्स। बट जो कंडीशन है, ठीक है, अगर हम बात करें फेवरेबल और अनफेवरेबल की, तो जो फीमेल्स हैं वो उनकी जो कंडीशन है इसमें हमारी पर मेल के पीछे वो अनफेवरेबल है। मीन्स कि जो हमारे मेल है इन कंट्री में वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू फीमेल। फिर तो जो इनकी इक्वेशन है वो इक्वल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, वो अनफेवरेबल है। मीन्स कि जो मेल है वो ज़्यादा है पर फीमेल के कंपैरिजन। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। So please like, share and subscribe our channel and don't forget to press bell icon to get notification for our upcoming videos. Thank you.